Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services. So we'll just for the year 2012. I hope कि ये videos आपके लिए बड़ी useful रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज रुपीज़ 10,000. So don't forget to give us a super thanks. As I always mention, so you can see paper comes like this. Year is mentioned here. Series A weighed 2 तास 2 hours का टाइम है. एक उन पर्सन टोटल क्वेश्चंस 100 एक उन गुण 100 मार्क्स. परीक्षा क्रमांक के रोल नंबर रिक्वायर टू फिल हियर. बाकी इंस्ट्रक्शन जो है मराठी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं. So question number 1 is summons to the court can be served by only a police officer, public servant, any officer of the court, any of them. 4 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 62 CRPC. Access to under CRPC substituted service of summons can be made by registered post या फिर by courier या फिर by affixing summons on the house. 3 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 65 CRPC. Next is 3. Under section 97 of CRPC, search warrant to find out a person can be issued if the person is absconding, missing या फिर unlawfully confined या फिर whereabouts of such a person are not known. तो जहाँ पर unlawfully confined किया गया है तो वहाँ पर इशू करते हैं, तो 2 इसका आंसर रहेगा. Next is 4. Under section 107 CRPC, executive magistrate can obtain bond from person if the person is habitual offender, likely to abscond या फिर likely to commit a breach of peace या फिर person frequently quarrel with his neighbors, where the person is likely to breach of peace. 3 is the answer. देखिए जो सेक्शन 106, 107, 108, 109, 110 तो इसमें जो है सिक्योरिटी लेते हैं फॉर कीपिंग पीस. 6 है ऑन कन्विक्शन, ये इन अदर केसेस. 108 में है सीडिशियस मैटर में. 9 में है सस्पेक्टेड पर्सन और इसमें है हैबिचुअल ऑफेंडर. कितने साल की है इसमें? 3 साल की. 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 3 ईयर. कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, EM. तो ये छोटा सा चार्ट है, मैं हर बार बताता हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है इन सेक्शंस पर. जब भी आप एग्जाम में जाएं, whenever you going to exam, just write it in the rough page. जो रफ पेज दिया होता है वहाँ फटाफट जाती है इसको मेंशन कर लो. जो ये फॉर्मूले में जो अदर फॉर्मूलाज मैंने बताए हुए हैं उनको भी फटाफट से रफ पेज पर नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहें ये. ठीक है, तो 3 इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 5. ए डाइवोर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड टिल शी रीमैरीज या फिर टिल हर सन बिकम्स मेजर एम्प्लॉयड या फिर टिल हर डेथ. Till she remarries. 1 is the answer. Next is 6. Executive magistrate can put a party in possession of an immovable property. 1 upon the police report that a dispute in respect of such property is likely to disturb public peace. ये ठीक है. If that party is dispossessed unlawfully या फिर if the rival party denies to deliver possession of the property, though such party is owner of it. सेक्शन कौन सा है ये? दिस इज सेक्शन 145 CRPC. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 7. इन अ प्राइवेट कंप्लेंट केस प्रोसेस कैन बी इशूड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड आफ्टर द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंप्लेंट राइटिंग इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट या फिर कंप्लेनेंट स्टेटमेंट ऑन ऑथ इज रिकॉर्डेड या फिर मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड विद द केस. तो ये होता है आफ्टर मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, तब जो है प्रोसेस इशू होता है. तो 3 इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 204 CRPC.
This is 8. Any defect in charge can be cured by amending it in any case, या फिर cannot be cured by amendment, तो amend तो कर सकते हैं. फिर can be cured by amending it though it causes prejudice, no तब नहीं कर सकते. Can be cured by amending it with the direction to retrial if such amendment is causing prejudice to the accused. तो 4 इसका आंसर रहेगा. Next is 9. Statement of an accused is recorded to give him opportunity to state his defense, या फिर to enable him to explain circumstances appearing in the evidence against him, या फिर to extract the truth from his mouth. To enable him to explain circumstances appearing in the evidence against him, वही उसके खिलाफ जो एविडेंस आया उसके भाई वो नाउ सपोज कि भाई किसी का मर्डर और वहाँ पर वो उस टाइम पर मौजूद था, तो पूछेंगे नहीं भाई हाँ भाई तू क्या कर रहा था, तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा. तो 2 इज द आंसर. Next is 10. The court, on application of plea bargaining by the accused to satisfy itself that it is made voluntarily, examines him in camera. In camera मतलब in private. 2 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 265B में. प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कौन सा है? 21A. सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 265A से 265L तक. कौन सी अमेंडमेंट है इसको इंसर्ट किया गया था? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006. Next is 11. Decree means extract of the judgment या फिर bill of cause, reason for which the suit is decreed, formal expression of the court of an adjudication determining the right of the parties. 4 is the answer. कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2(2) of CPC में. Next is 12. Judgment means part of decree या फिर statement of judges on the ground of decree or order. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? देखिए मैंने इसका एक बनाया हुआ है. जजमेंट डेटर 8, 9, 10. तो ये क्या है? सेक्शन 2(9) ऑफ CPC. Next 13. If objection to the jurisdiction of the court is taken at the hearing of any application for interim relief, the court shall proceed to determine the issues as to the jurisdiction. 4 is the answer. Next है 14. Res judicata means staying of the suit या फिर not trying the suit if a suit involving similar issue between the similar parties is decided already. 2 is the answer. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 11 CPC. Next 15. Objection to the territorial jurisdiction of a court can be allowed if it is raised at any stage of trial या फिर any time before plaintiff leads evidence या फिर at the earliest possible opportunity and before issues are settled. 3 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 21 CPC में. Next 16. In case of a decree for payment of money, the court can order interest at the rate of. और देखिए जो ये पूछ रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट जो देगा वो कोर्ट के डिस्क्रिशन है. एनी इंटरेस्ट हो सकता है. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 34 CPC में. ध्यान से देखिएगा उसको एक बारी. लिखा हुआ है इसमें इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ड ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. ठीक है ना? लिखा 34 में. और उसके बाद लिखा विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल. ठीक है ना? फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट. तो डिक्री की डेट से और डिक्री ऑफ पेमेंट के लिए लिखा हुआ है डेट ऑफ डिक्री से जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगी वो फर्दर सम जो होगा ना दैट इज 6% पर एनम. तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है. तो डायरेक्टली जो है नॉर्मल जनरल पूछा हुआ है तो उसके लिए कोई रेट नहीं है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. रीजनेबल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकते हैं. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 17. अंडर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट इट कैन पास ऑर्डर्स टू रेफर द मैटर टू मीडिएटर या फिर necessary for the ends of justice and to prevent abuse of the process of the court. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये inherent powers के बारे में? सेक्शन 151 CPC. Next 18. Defendant can claim temporary injunction in a suit filed by the plaintiff to prevent the suit property being alienated or damaged या फिर to prevent the plaintiff from the dispossessing defendant from the suit property या फिर to prevent the plaintiff from causing any legal injury to the plaintiff. B और C दोनों गलत हो गए तो 1 इसमें ठीक है. तो 1 इज द आंसर. बट दे आर आस्किंग डिफेंडेंट कैन क्लेम टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब प्लेंटिफ क्लेम्ड
injunction first या फिर filed a suit against defendant. Defendant now claiming temporary injunction in between. One would be the answer. Where is the provision for temporary injunction? Order 39 CPC. Next 19. The defendant shall present his written statement within 30 days from the date of service of summons upon him. 3 is the answer. और maximum time period कितना है? 90 days the maximum time period mentioned in order 8 rule 1. Next 20. Where any period is fixed or granted by the for doing an act prescribed by the CPC, the court may enlarge such period not exceeding 30 days in total. 2 is the answer. Where it is mentioned? It is mentioned in section 148 CPC. Next 21. Where 30 years old document is produced before the court, it may presume the facts stated in the document are proved या फिर the document is duly executed या फिर content of it are proved. The document is duly executed only. 2 is the answer. Where it is provided? It is provided in section 90 of Evidence Act. Next 22. A document can be proved by producing it before the court या फिर by examining the party who has produced it या फिर the person in whose handwriting the document is written or signed. 3 is the answer. Next 23. A confessional statement made before police is admissible or not admissible? Not admissible. ये ठीक है. फिर is admissible only if it relates to a fact discovered in consequence of it. 3 भी ठीक है. अब दोनों ठीक हैं इसमें. तो इसमें जो है both 2 and 3 आंसर होना चाहिए था, बट वो नहीं है. अब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो 3 आ जाएगा. ये जो है ये वाला दिस इज सेक्शन 25. नाउ दिस वन इज 27. तो वो दोनों ही ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आप लगा सकते हैं. 3 इज द आंसर इन एविडेंस एक्ट. Next 24. Admission is a conclusive proof. No, not a conclusive proof, but may operate as estoppel. 2 is the answer. Where it is mentioned? It is mentioned in section 31 Evidence Act. Next 25. Admission means statement made before court in a document या फिर suggesting inference as to any fact in issue. It's a statement suggesting inference as to any fact in issue. 3 is the answer. And where it is mentioned? It is mentioned in section 17 definition of admission. It can be oral, documentary, or in electronic form. Next 26. A fact is relevant if it is mentioned in the pleading या फिर mentioned in document relied by any of the parties या फिर is connected with the fact in issue so as to form part of same transaction. 3 is the answer. What is this? This is res gestae, section 6 of Evidence Act. Next 27. A fact is said to be proved. कब? If it is admitted या फिर it is incorporated in a document and not denied या फिर its existence is so probable that prudent man would accept it as existing. 4 is the answer. Where it is mentioned? It is mentioned in section 3 interpretations of Evidence Act. Next 28. Evidence means and includes statements before police या फिर statement in pleadings या फिर statement of witnesses required to be made before the court. तो 3 इसका आंसर रहेगा. अगेन सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन में मेंशन किया गया है ये. नेक्स्ट 29. प्राइमरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मींस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. 3 इज द आंसर. रिपीट क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन फिर 2014 में पूछा गया था. कहाँ मेंशन है प्राइमरी एविडेंस? सेक्शन 62, 64. सेकेंडरी कहाँ पर है? 63, 65. Next 30. A child born out of valid marriage can be proved to be legitimate child of the husband if it is born within 280 days of its dissolution. 1 is the answer. Where it is mentioned section 112 of Evidence Act. Next 31. Which of these cannot be lawfully transferred as per Transfer Property Act 1882? So what cannot be transferred? It is mentioned in section 6 of Transfer Property Act. तो सैलरी पब्लिक ऑफिसर क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? नो. मशीनरी अटैच टू लैंड ये कर सकते हैं. प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम ये कर सकते हैं. पैडी फील्ड मतलब चावल का खेत वो भी कर सकते हैं. तो 1 नहीं कर सकते. तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 32. एज पर सेक्शन 6 ऑफ TPA एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज. 2 इज द आंसर.
It is mentioned in section 6 and clause E and clause C. Next 33, which of these is immovable property as per provision of TPA? तो immovable property की इंटरप्रिटेशन कहाँ दी हुई सेक्शन 3 TPA में. तो स्टैंडिंग टिम्बर क्या होती है? ये होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रास, मूवेबल फ्रूट, ट्री. दिस इज immovable property, growing crops it is movable. तो 3 is the answer. फ्रूट का जो ट्री है वो immovable property है, जो फ्रूट्स हैं that is movable property. Next is 34. The term transfer under ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रेफर्स टू पार्टली और होल या फिर एब्सोल्यूट और कंडीशनल या फिर कॉन्टिजेंट ट्रांसफर. बोथ 1 and 2. 4 is the answer. Next 35. As per section 9 of TPA, oral transfers are conditionally valid. 3 is the answer. Now you would be thinking how it is conditional. देखिए क्या लिखा हुआ है, only when the writing is not required. मतलब कंडीशन है, when it is required in writing then it cannot be oral transfer. तो conditionally valid हो गया. 3 is the answer. And 36. Under the provision of TPA, the unborn child acquires vested interest upon his birth. 1 is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन is 20 TPA. And 37. The mortgage in which without delivering possession of mortgage property the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money is known as simple mortgage. 3 is the answer. Mortgage, mortgager, mortgage is defined in section 58A. 58B is simple mortgage. C is conditional sale. Then D is usufructuary mortgage. E is English mortgage. F is mortgage by deposit of title deeds, and anomalous is 58G. Next 38. The gift of future property is void. 1 is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 124 TPA. Next 39. The rule of lis pendens applies when a suit in which right to immovable property is fraudulent या फिर indirectly in question is pending between two person and one of them sells property, या फिर is pending in a court which does not have jurisdiction. तो आंसर क्या रहेगा? 3 is pending between two persons when one of them sells the property. 3 is the answer. सेक्शन कौन सा लिस्ट पेंडेंस का? 52 TPA. Next is 40. Rule against perpetuity prescribes that every transfer of immovable property must be by registered document in writing. No transfer property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living on the date of such transfer. 3 is the answer. Section कौन सा है? Section 14 TPA. Next is 41. If a contract comprises an agreement to do an act and also not to do certain acts, तो no injunction can be granted to prevent performance of the negative agreement, या फिर injunction can be granted to prevent performance of negative agreement only if affirmative agreement is enforceable, या फिर injunction can be granted to compel performance both or any of them. 3 is the answer. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन is 42 Specific Relief Act. Next 42. A suit for recovery of possession based on the previous possession of a person can be filed by such a person against real owner of that property who is dispossessed with him within 6 months from his dispossession. 3 is the answer. Where it is mentioned? Section 6 SRA. बहुत ही common question है, बहुत ही repeated question है. Next 43. A suit for specific performance of a contract for its enforcement can be decreed when there exists no standard. देखिए again all this amended. Earlier grounds on which specific performance can be granted was mentioned in section 10. Now it has been deleted or amended. Now it is subject to section 11, 12, 14 and 16. तो 14 में लिखा हुआ है कि कहाँ नहीं देंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर दे सकते हैं, कैन बी डिक्रीड. तो ये पुराने टाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं. तो वेयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड और असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इट. दो सेक्शन 10 में था पहले. क्लॉज ए में कंपनसेशन मनी वुड बी एडवोकेट रिलीफ, तो ये नहीं देंगे यहाँ. तो ये सेक्शन 14 में था जिसको हटा दिया गया, अब कर दिया गया इसकी जगह सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस.
फिर कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, दिस इज सेक्शन 14 स्टिल देयर एज क्लॉज डी. फिर परफॉर्मेंस ऑफ इट रिक्वायर्स कोर्ट टू कंटिन्यूसली सुपरवाइज इट, दिस इज क्लॉज बी सेक्शन 14. तो कहाँ दे सकते थे उस टाइम के हिसाब से, तो 1 वाज द आंसर, बट नाउ इट इज अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018. I don't think it would come in the question now. This is 44. A court may not exercise its discretion to decrease specific performance of a contract when the contract gives the plaintiff an unfair advantage over the defendant. या फिर when there exists no measure for ascertaining actual damage for the breach of such contract, या फिर contract is voidable at the option of plaintiff, या फिर it involves hardship to the defendant which he could foresee. तो आंसर क्या रहना चाहिए इसका? 1. अनफेयर एडवांटेज होगा तो वहाँ पर नहीं मिलेगा. नेक्स्ट 45. ए सूट फॉर रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन इट कैन बी डिक्रीड इन हिज फेवर वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेबल बाय डिफेंडेंट या फिर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ. जहाँ पर वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 27. तो 2 इसमें करेक्ट है, 1 and 3 आर रॉन्ग. 2 इज द आंसर. Next 46. No court shall declare that plaintiff is entitled to a right if it's a minor या फिर if it is able to seek further relief than mere declaration but omits to do so. 2 is the answer. Section कौन सा है? 34 Specific Relief Act. Next is 47. A perpetual injunction is granted to the plaintiff to restore possession of his property to him या फिर to protect him physically या फिर to prevent the breach of an obligation existing in his favor. 3 is the answer. Perpetual injunction के बारे में क्या मेंशन किया गया है? सेक्शन 38 of SRA. Next 48. In a suit for perpetual or mandatory injunction, plaintiff cannot be granted damages या फिर can be granted damages if claimed specifically by him या फिर even if not specifically. if specifically claim होगा तभी मिलेगा. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. नेक्स्ट 49. इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर अर्नेस्ट मनी इज पेड बाय द प्लेंटिफ, इट कैन नॉट बी रिफंडेड इफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड या फिर इट कैन बी रिफंडेड इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली पेड या फिर इट कैन बी रिफंडेड ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली क्लेम्ड. जब क्लेम करेंगे तभी रिफंड होगा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 50. टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट it is necessary to plead and prove that the plaintiff is ready and willing या फिर necessary to prove and prove that plaintiff has always been ready and willing to perform his part. 2 is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 16 SRA. Next 51. Person in occupation of premises is tenant if he is only permitted to use that property या फिर put in exclusive possession of it and pays rent या फिर such person had lived for few days. तो एक्चुअली पोजेशन में है और रेंट पे कर रहा है तभी तो होगा वो. तो 2 इज द आंसर. टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? इन सेक्शन 715 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 52. A landlord shall not be entitled to recovery of possession so long as a tenant does not get other premises या फिर keep the premises good या फिर is willing and willing to pay rent, pays rent and permit increases and observe terms and conditions of tenancy. 4 is the answer. जो वो सब कुछ मान रहा है तब क्यों उसको निकालेंगे? 4 is the answer. Next 53. A tenant cannot be evicted even if he erects a permanent structure if landlord does not raise any objection या फिर tenant obtains permission of corporation या फिर if such construction was necessary for safety of the building या फिर if landlord consents to it in writing. अगर वो permanent structure erect कर रहा है with the consent of landlord in writing तो कर सकता है. 4 इज द आंसर. उसको इविक्ट नहीं कर सकते. ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन का मेंशन किए गए सेक्शन 16 में और वहाँ पर ये ग्राउंड है कि अगर उसने परमानेंट स्ट्रक्चर जो है इरेक्ट कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड इन महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 54. प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश आर exempted फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. 1 crore. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? This is mentioned in section 3 exemptions, subsection 1, clause B of Maharashtra Rent Control Act.
Next 55. No decree can be passed against a tenant for the requirement of premises for landlord unless the tenant has acquired possession of other premises या फिर tenant has capacity to purchase other premises या फिर admits the plaintiff's claim in suit या फिर landlord bona fide claims it and is likely to suffer greater hardship. 4 is the answer. Where it is mentioned in section 16 subsection 2. Next 56. A landlord can get possession of premises for its demolition and construction of new building only if the landlord has sufficient funds with him for it, has approved plan and estimate, landlord undertakes to provide new premises equal in carpet area of the existing one. All of the above. 4 is the answer. It is mentioned in section 16 subsection 6. Next 57. A proceeding to recover possession of premises from a licensee is to be filed in a court of competent authority appointed by the state government under Master Rent Control Act. 3 is the answer. Where it is mentioned section है 42 special provision making application to competent authority. Next 58. If a landlord withholds any essential supply or service of the tenanted premises, the tenant can seek remedy by way of application for restoration in a small cause or civil court, as the case may be. 3 is the answer. Jurisdiction प्रोवाइड किया गया सेक्शन 33 में, और ये कहाँ में लिखा हुआ है? सेक्शन 29 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. Next 59. Whether appeal against decision in appeal of appellate bench of small cause court or district court would lie before? No appeal lies. No further appeal. 3 is the answer. Section 34 subsection 3 mentions it in Maharashtra Rent Control Act. Next 60. If the landlord fails to keep the premises in good and tenantable repair, the proper remedy of tenant is to file a suit, to make an application to the court, या फिर to make such repair himself after 15 days notice to the landlord. 3 is the answer. It is mentioned in section 14 subsection 2 of Maharashtra Rent Control Act. Next 61. If sufficient cause is made out, comma लगाना चाहिए. The time for filing proceeding in the court can be extended if delay is for presenting the appeal or application under CPC. तो इसका आंसर रहना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. कैसे? अब आप सोचेंगे सफिशिएंट कोज के बारे में सेक्शन 5 में लिखा हुआ, बट यहाँ पर क्या सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की बात की गई है? कहीं पर नहीं. तो सूट और ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स के लिए कहाँ पर मेंशन है? तो इसके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले की लगती है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रेड विद ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से जो है ये सारे ठीक हो गए. फिर अगर यहाँ बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज इज मेड आउट, एट दैट टाइम वन कुड बी द आंसर, बट नाउ इट वुड बी ऑल ऑफ द अबव. Next 62. If a cause of action for suit arises when the plaintiff is minor, he may institute the suit within the period prescribed by the limitation for such suit after he attains the majority. देखिए मैं कोई ये क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं है. तो 3 years फ्रॉम डेट ऑफ मेजोरिटी, अगर मान लो कि टाइम ये 18 years का है और टाइम पीरियड यहीं पर ख़त्म हो गया, मान लो कि 3 year का टाइम पीरियड था, फिर वो 12 year का था जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो 15 तक जो है वो ख़त्म हो गया, तो 18 से 3 साल मिलेगा. अब व्हेन ही इज़ 18 year और तब 3 साल का है, तब 3 साल मिलेगा, मतलब जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन. ठीक है ना? अब मान लो कि पीरियड स्टार्ट हुआ 16 में, अब 18 में वो कितना 2 साल का तो ऑलरेडी निकल गया, अब बच गया कितना 1 साल. अब कितना मिलेगा उसको? 3 year. तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा प्रॉपर नहीं है. तो जो भी ज़्यादा होगा प्रिस्क्राइब पीरियड या फिर 3 year, वो उसको मिल जाएगा, whichever is higher. Next 63. In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such suit is to be reckoned shall be excluded. 1 is the answer, where it is mentioned in section 12 of Limitation Act and particularly in subsection 1. Next 64. While computing period of limitation of a suit, time spent in another similar proceedings in the court having no jurisdiction can be excluded if when the plaintiff had acted in good faith with due diligence, या फिर plaintiff was misled by wrong advice, या फिर plaintiff bona fide found the place where he filed such proceeding more suitable to him.
ड्यू डिलीजेंस वाला 1 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Next 65, a suit can be said to be in limitation even after period prescribed if the parties to suit by agreement had agreed to waive it. No, waive नहीं कर सकते। If defendant admit the whole claim of the plaintiff in notice reply, या फिर if the defendant acknowledges the liability of the plaintiff's right before expiration of the period of limitation, ये ठीक है। फिर does not exercise any objection, no. 3 would be the answer. Section 18 of Limitation Act provides the same. Next 66, when a new defendant is added in the suit shall be deemed to have been instituted against him from date of his addition, या फिर date of the institution of suit, या फिर on which issues are framed with summons served upon him. Date of his addition, 1 is the answer. This is Section 21 Limitation Act. Next 67, in case of an easement by prescription, the period of 20 years must be ending within 2 years from the date of institution of suit. 2 is the answer. Where it is mentioned? It is mentioned in section 25 of Limitation Act. Next 68, suit on a bill of exchange or promissory note payable at the fixed time should be filed within 3 years from the date on which time expires. 2 is the answer. It is mentioned in Article 34 of Schedule of Limitation Act. Next 69, a suit for possession of immovable property based on title can be brought within 12 years from date on which possession of defendant becomes adverse. 4 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? ये है Article 65 of Schedule of Limitation Act. Next 70, where no period of limitation is prescribed for an application, it can be filed within 3 years. 3 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? ये देखिए एप्लीकेशन के केस में मेंशन किया गया है आर्टिकल 137 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। अगर यही केस लिखा हो वेयर नो पीरियड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, तो कहाँ पर है वो? आर्टिकल 113 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next is 71, an ordinance can be issued by the president at any time when parliament in session होगा, तो फिर ordinance क्यों पास करेंगे? लोकसभा is not in session, या फिर both houses of the parliament are not in session. When both houses of parliament are not in session, 4 is the answer. ordinance making power कहाँ पर है? कहाँ प्रोवाइड किया गया है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल है ये 123 फॉर द प्रेसिडेंट एंड 213 फॉर द गवर्नर। Next 72, the proposal to refer charge against the President of India should be moved by at least लिखा हुआ not less than 1/4 member of the house. तो 4 इसका आंसर है। कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Next 73, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल, या फिर ट्रीटिंग अनइक्वल एट द इक्वल फुटिंग, या फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए प्रोहिबिट नहीं करता। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, अंडर आर्टिकल 356 ए प्रोक्लेमेशन टू रिमेन ऑपरेटिव मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 months बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 75, हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा? डिप्टी स्पीकर। 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स? राइट टू 6 फ्रीडम ये सिटीजन के लिए है ओनली। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सब के लिए है। कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये किसके लिए है? सिर्फ सिटीजन्स के लिए। तो 2 इसका आंसर रहेगा। Next 77, who appoints Attorney General of India? President. 4 is the answer. कहाँ प्रोविजन है? आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Next 78, who can issue writ for the enforcement of legal rights? High Court, Supreme Court, both. High Court under Article 226, Supreme Court under Article 32. 3 is the answer. Next 79, judges of the Supreme Court other than Chief Justice of Supreme Court are appointed by
द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट, या फिर प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर यूपीएससी, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई, 2 इज द आंसर। कहाँ मेंशन है ये? आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट 80, इन केस देयर इज अ conflict between preamble and other provisions of the constitution, which will prevail over the other? Preamble will prevail, obviously, 1 is the answer. Next 81, essential ingredients of the offense of mischief is intention to cause destruction, या फिर change the nature, या फिर intentionally causing wrongful loss or damage the property of another by destroying or diminishing its value. 3 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये मिस्चीफ के बारे में? सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी। Next 82, if a person entrusted with a property dishonestly converts it to his own use, he commits criminal breach of trust। जहाँ भी entrustment की बात है तो ट्रस्ट देखिए इसमें है ना, ये जहाँ पर भी entrustment होगा हमेशा criminal breach of trust होगा। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 405। चीटिंग के बारे में कहाँ मेंशन है? 415 onwards, and criminal misappropriation 403। 4 is the answer. Next 83, when by putting any person in fear of injury he is dishonestly induced by another to deliver the property is extortion। 4 is the answer। अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा होता है इंस्टेंट इंजरी तो रॉबरी हो जाता, फिर वो अगर 5% लिखे होते हैं यहाँ पर तो वो डकैती हो जाता फिर, ठीक है ना। तो 4 इसमें आंसर रहेगा। थेफ्ट की डेफिनेशन कहाँ है? 378, डकैती 391, रॉबरी 390, एक्सटोर्शन 383। अब तो सब चेंज होने वाला है ये। नेक्स्ट 84, थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन ए मूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन अवे सीक्रेटली विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स ओनर। ऑब्वियसली रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ओनर, नो। स्नैच फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इट्स ओनर, वो तो स्नैचिंग हो गया। रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ इट्स ओनर, रिमूव किया है अगर, अभी यहाँ पर विदाउट कंसेंट नहीं लिखा, बस स्नैच किया है तो विदाउट कंसेंट नहीं लिखा, वो भी ये तो स्नैचिंग हो गया। खैर बट ये 2 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, और ऑनर की ज़रूरत नहीं है, जिसके पोजेशन में है उससे लिया है तब भी वो थेफ्ट ही है। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बनाया, बट एक तरीके से देखें तो यहाँ पर सारे ओनर्स हैं, तो ओनर्स के हिसाब से देखें तो ऑप्शन 1 वुड बी दी आंसर। नेक्स्ट 85, ग्रीवियस हर्ट मीन्स हर्ट कोज्ड बाय डेडली वेपन, या फिर विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग मर्डर, या फिर एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, या फिर ब्रूजेस और लिक्रेटेड वुंड्स। तो एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, 3 इज द आंसर। ग्रीवियस हर्ट के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? 320 में, तो वहाँ पर वो 8 वो लिखे हुए हैं कि वो इनमें फॉल कर जाएगा अगर, तो वो ग्रीवियस हर्ट है। नेक्स्ट 86, अनलॉफुल असेंबली मीन्स एन असेंबली ऑफ 5 or more person हैविंग डिजाइन अ कॉमन ऑब्जेक्ट टू कमिट ऑफेंस। तो 2 इसका आंसर हो गया। डेफिनेशन कहाँ पर है? 141 में इन आईपीसी। नेक्स्ट 87, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person फॉर डूइंग एन इलीगल एक्ट। ऑब्वियसली ये ठीक है। प्लान और डिजाइन ऑफ कमिटिंग एक्ट्स टू अपोज रॉन्ग ट्रेडिशन इन द सोसाइटी, नो। फॉर्मिंग एसोसिएशन टू कंपेल गवर्नमेंट टू डू एन एक्ट, नो। एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more डूइंग एन इमोरल एक्ट, नो। तो इलीगल होगा, तो 1 इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया कॉन्स्पिरेसी के बारे में? सेक्शन 120A पनिशमेंट है 120B में। नेक्स्ट 88, इफ अ पर्सन इंस्टिगेट्स, intentionally aids or engages another person to do a thing he said to have abated such another person, 1 is the answer। कंस्पायर नहीं होगा, becomes member of unlawful, no, ये भी नहीं होगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 107 आईपीसी। अबेटमेंट के बारे में वहीं लिखा हुआ है 107 से 120 तक। नेक्स्ट 89, when a person gains something by unlawful means to which he is not legally entitled, it is wrongful gain, 2 is the answer। डेफिनेशन कहाँ है wrongful gain की? देखिए मैंने इसका एक बनाया भी था, MWDF 22, 23, 24, 25। 22 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस 23 है, डिसऑनेस्टी 24 में है, फ्रॉडेंटिंग 25 में है। अब तो क्या सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन सारी जो नया जो बिल आया है आईपीसी का, तो उसमें सेक्शन 2 में प्रोवाइड कर दी सारी डेफिनेशंस। 2 is the answer। Next 90, culpable homicide means causing death intentionally, या फिर causing injury which is likely to cause death। और देखिए ये क्वेश्चन कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है
कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना दिया। कॉजिंग डेथ इंटेंशनली, ये लिखा हुआ है आपके 299 के जो फर्स्ट लाइन जो ए बोलते हैं 29A उसमें है, ये वहाँ लिखा हुआ है। और जैसे ही वो आता है तो वो फॉल कर जाता है कहाँ पर, सेक्शन 300 में, तो वो हो जाता है मर्डर। तो ये कौन क्वेश्चन ठीक नहीं है, आंसर इसका 2 बताया गया है। इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2 ही अप्रोप्रिएट बनता है, बट अगेन इट इज नॉट करेक्ट। Next 91, a suit involving unregistered partnership arising from a right from a contract to such partnership is maintainable if it is filed by such firm against third party, no, between the partners, या फिर filed against the firm by third party claiming to be a partner, या फिर filed by legal heirs of the deceased partner for the accounts of such firm। फोर्थ वाला हो जाएगा, ये वाले नहीं होंगे, तो 4 is the answer। Next 92, partnership firm is a क्या लीगल एंटिटी है, कंपनी है, कॉर्पोरेट बॉडी है? नो, इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 93, पार्टनरशिप मींस जॉइंट वेंचर या फिर एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बिटवीन देम, या फिर पर्सन टू डू सम वर्क। नो, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 94, एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, वन ऑफ द पार्टी टू इट इज माइनर, बिल्कुल ये वर्ड हो जाएगा। कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटिंग इट, तो ये तो वर्डेबल हो जाएगा। इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ये वर्ड हो जाएगा। तो ये 1 और 3 जो है दोनों ही ठीक हो गए। इसमें अगेन मैं कहूँगा क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया, ऑप्शंस ठीक नहीं बनाए क्वेश्चन के। नेक्स्ट 95, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। 2 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है, ये है सेक्शन 36 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 96, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन ही डिसाइड्स टू प्रपोज, या फिर ही स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द प्रपोजल, या फिर व्हेन द प्रपोजल रीचेस टू द एक्सेप्टर। 3 इज द आंसर। फिर ये व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, तो ये तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ। 3 इसमें आंसर रहेगा। अब आप एक चीज़ देखो कि जो लिखा हुआ प्रपोजल रीचेस टू द एक्सेप्टर, लेकिन अब सेक्शन 4 देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। और उसके इलस्ट्रेशन में देखोगे ना जाके, तो वहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ए प्रपोजेस टू बी टू सेल हिज हाउस। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। उसको लेटर मिल गया, मतलब एक्सेप्टर के पास पहुँच गया, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 97, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हीकल ओनर टू सेव द लेटर फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए व्हीकुलर एक्सीडेंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 4 इज द आंसर। इंडेमनिटी के बारे में कहाँ बात की गई है, सेक्शन 124, 125 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 98, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द बायर व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज पेड, या फिर गुड्स आर टेंडर टू हिम, या फिर गुड्स आर इन ट्रांजिट, या फिर इंटीमेशन ऑफ देयर एक्सेप्टेंस इज सेंट बाय हिम। व्हेन इंटीमेशन ऑफ देयर एक्सेप्टेंस इज सेंट बाय हिम। 4 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है सेक्शन 42 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जहाँ पर एक्सेप्टेंस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट 99, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द प्राइस ऑफ द गुड्स इज स्टिपुलेटेड, या फिर सेलर डिलीवर्स द गुड टू द बायर, या फिर seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। 3 is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में, सेक्शन 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। नेक्स्ट 100, अनपेड सेलर मीन्स हु हैज़ नॉट एग्री टू डिलीवर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, या फिर हु हैज़ नॉट डिलीवर सोल्ड, या हु इज रेडी टू रिसीव अ पार्ट, या फिर हु इज नॉट पेड और टेंडर्ड होल ऑफ द प्राइस एग्रीड, जिसको प्राइस नहीं दिया गया है ना। तो 4 इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया अनपेड सेलर के बारे में, अनपेड सेलर इज डिफाइंड इन सेक्शन 45 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services Civil Judge for the year 2012। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.